हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाला है, जिसका नाम है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ को लेके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, जैसे कि पीपीएफ में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, पीपीएफ के अगेंस्ट लोन कैसे मिल सकती है, पीपीएफ में जो अमाउंट है वो कितने साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा पीपीएफ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको लाल बटन दिखेगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। उसमें फर्स्ट है कि इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो वही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। एचयूएफओ फॉर्म हो, कंपनी एलएलपी, वो पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। दैन एनआरआई कैन नॉट ओपन पीपीएफ अकाउंट। अगर आप एनआरआई हो तो आप नया पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया तब आप रेसिडेंट है और उसके बाद एनआरआई हुए तो आप मैच्योरिटी तक अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हो। दैन थर्ड है कि पेरेंट्स कैन ओपन अकाउंट फॉर माइनर चाइल्ड, जैसे कि अगर पेरेंट्स चाहे तो अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है पीपीएफ अकाउंट में। दैन है कि मल्टीपल अकाउंट्स नॉट अलाउड, यानी कि एक पर्सन सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है, एक पर्सन एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप जॉइंट नेम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना है तो आप सिर्फ अपने सिंगल नेम पे ही ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, यानी कि आप पीपीएफ में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है इन्वेस्टमेंट पे, वो फुल्ली सेफ और गारंटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड सेकंड पॉइंट है ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट देन एफडी रेट्स ऑफ मैनी बैंक्स, यानी कि अभी करंट सिचुएशन को देखें तो कई बैंक्स ने अपने एफडी रेट 5 से 5.5% के करीब कर दिए हैं, और अगर उसी तरफ आप पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट देखें तो वो 7% के करीब है, तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको टोटल इनकम में से 80C के अंडर डिडक्शन मिल सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि टैक्स फ्री रिटर्न, यानी कि आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर फुल्ली टैक्स फ्री है, यानी कि एग्जम्प्ट इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड इनकम, जैसे कि आप हर साल आपकी शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर देते हो पीपीएफ में, तो आपको हर मंथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उस पर, और आपकी एक फिक्स इनकम जनरेट हो जाती है उससे। दैन हम लोग बात करेंगे पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम का। उसमें फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड इनकम, जैसे कि आपने पीपीएफ में ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस पर आपको पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कंपाउंडिंग के हिसाब से, उससे आपकी एक फिक्स इनकम जनरेट हो जाएगी पूरे साल के लिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ करंट रेट एट 7.1%। गवर्नमेंट ने जो अभी अप्रैल 2020 के बाद जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है वो है 7.1%, क्योंकि कई बैंकों के एफडी रेट से ज़्यादा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट एवरी मंथ बट क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कंपाउंडिंग का। जैसा कि चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए पीपीएफ में, तो आपका उस पर अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट आएगा 710 रुपये एट द रेट ऑफ 7.1%, और आपका जो अप्रैल मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा 10,710 रुपये। उसमें से 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट और 710 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट। उसके बाद आप 1 मई को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मई मंथ का इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट होगा 20,710 रुपये पे, यानी कि 10,000 रुपये जो आपने मई मंथ में इन्वेस्ट किए उस पर, और 10,710 रुपये आपका जो अप्रैल मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था उस पर, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। Then the fourth point is amount deposited before 5th day of month is considered for that month interest calculation. Hence it is advisable to deposit between 1st and 5th day of month to maximize the return. यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 1 से 5 जून के बीच में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको उस 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा जून मंथ का। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपये 6 से 30 जून के बीच में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको उस अमाउंट पे जून मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 10,000 पे वो डायरेक्टली जुलाई से होगा।
तो यहाँ पर ये एडवाइजेबल है कि अगर आपको वो डिपॉजिट करवाना हो तो हर मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच में करवा दीजिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द PPF अकाउंट। आपका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 500 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख रुपीज़ तक पर फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। आप एक साल में मैक्सिमम 12 टाइम्स PPF कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और जो आप ये PPF कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कैश से, चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं। दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ होल्डिंग पीरियड, यानी कि आपको कितने साल तक PPF अकाउंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैच्योरिटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अकाउंट ओपनड, यानी कि आपको 15 साल के बाद ही PPF अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि आपने 1 जून 2020 को PPF अकाउंट ओपन करवाया तो वो हो गया FY 2020-21। आपके जो 15 साल कैलकुलेट होंगे वो 31/3/2021 से होंगे, यानी कि 31/3/2036 को आपके 15 साल कंप्लीट होंगे। उसके बाद ही आप PPF अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। अगर आप 15 साल के बाद भी अकाउंट एक्सटेंड करवाना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन इनडेफिनेटली यानी कि लाइफ टाइम तक हो सकता है, बट वो सिर्फ 5-5 साल के ब्लॉक में ही हो सकता है। मतलब कि एक बार आपने अकाउंट एक्सटेंड कर दिया तो आपको 5 साल तक उसमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है कि PPF अकाउंट एक्सटेंड करने के 2 तरीके हैं, एक है विथ कंट्रीब्यूशन और दूसरा विदाउट कंट्रीब्यूशन। उसमें से फर्स्ट विथ कंट्रीब्यूशन। अगर आपको 15 साल के बाद भी PPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना है तो विदिन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको बैंक में फॉर्म H सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप ये 1 ईयर में फॉर्म H सबमिट नहीं करते हैं तो आपका विदाउट कंट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये विथ कंट्रीब्यूशन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करनी है तो आपने जिस डेट को अकाउंट एक्सटेंड करवाया उस दिन के बैलेंस के 60% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें आपको PPF अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है और आप पर फाइनेंशियल ईयर एक बार विड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप पूरी अमाउंट एक साथ विड्रॉ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फिर बात आती है कि PPF अकाउंट कहाँ पर ओपन करवाएं। तो आप जो भी अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस हो, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक हो, वहाँ पर अपना PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जहाँ पर भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो जिस बैंक में, वो सिर्फ PPF अकाउंट ओपन करने के लिए ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर ओपन करवा सकते हो। वहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करवाने पर एक पासबुक इशू करेंगे जिसमें आपने जो भी डिपॉजिट किया हो, विड्रॉल किया हो और जो भी इंटरेस्ट इनकम हुई हो आपको वहाँ पर एंट्री शो करेंगे। एकदम सेम बैंक पासबुक जैसी ही होती है। सबसे पहले बात आती है कि PPF अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको PPF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, वो आपको बैंक से मिल जाएगा या फिर आप अपने ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए ID प्रूफ, दैन एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि जिसका भी अकाउंट ओपन करवाना हो उसका फ़ोटोग्राफ, और नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपकी इनकेस डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपका नॉमिनी कौन होगा उसके लिए जो नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। और एक और चीज़ है कि अगर आप बैंक में जाकर अपना PPF अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते और अगर आपका KYC कंप्लीट है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना ऑनलाइन PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ PPF विड्रॉल, यानी कि PPF में से अमाउंट कैसे विड्रॉ करें। Partial withdrawals from PPF account can be made after completion of 5 years from the end of the year in which initial investment was made। इसका मतलब आप PPF अकाउंट में से सिर्फ पार्शियल विड्रॉल ही कर सकते हैं और वो भी आपने जब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसके 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर आपने PPF अकाउंट ओपन करवाया फरवरी 2020 में, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को। वहाँ से अगर आप 5 साल कैलकुलेट करें तो वो कंप्लीट हो गए 31 मार्च 2025 को। मतलब कि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन PPF अकाउंट ओपन करते वक्त बैंक से विड्रॉल के रूल्स डिस्कस करना एडवाइजेबल है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग PPF अकाउंट में से कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। Amount of withdrawal is limited to lower of 50% of balance at the end of financial year preceding the current year or 50% of balance at the end of 4th financial year preceding the current year। फॉर एग्जाम्पल आपने PPF अकाउंट ओपन करवाया 1 जनवरी 2012 को और आपको पार्शियल विड्रॉल करना है 1 अप्रैल 2070 को, तो आपकी जो विड्रॉल की अमाउंट होगी वो होगी लोअर ऑफ 50% ऑफ बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 17-18 उसके आगे का साल 16-17, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2017 का उसका 50% बैलेंस। और
50% ऑफ बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014, यानी कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 17-18, उससे आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है 16-17, 15-16, 14-15 और 13-14, यानी कि आपका जो 13-14 फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका जो बैलेंस है क्लोजिंग 31 मार्च 2014 का, उसका 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉमिनेशन। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो पीपीएफ का पैसा है वो किसको मिलेगा, उसके लिए आपको नॉमिनेशन करना कंपलसरी है। अगर आपको कोई एक पर्सन को नॉमिनेट करना हो तो कर सकते हो, बट इन केस एक से ज़्यादा पर्सन को नॉमिनेट करना हो तो दोनों पर्सन का कितना कितना शेयर होगा वो स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। देन आप अगर माइनर के पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया है तो उसके लिए नॉमिनेशन नहीं कर सकते हो, और अगर एक बार नॉमिनेट करने के बाद आपको कोई नॉमिनी का नाम चेंज या कैंसिल करना है तो आप बैंक में फॉर्म F फिलअप करके वो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोन अगेंस्ट पीपीएफ, यानी कि आपको पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन लेनी हो तो कब और कितनी अमाउंट तक ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट पीपीएफ इज़ अवेलेबल फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर अप टू 6th फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया 1 जनवरी 2020 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में, तो वो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा 31 मार्च 2020 को। तो अगर आपको लोन लेनी हो तो 1/4/2021 से लेके 31/3/2026 के बीच में लोन ले सकते हैं। यहाँ पर बात आती है कि आप मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक लोन ले सकते हो। तो 25% ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ 2nd फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच अप्लाइड फॉर द लोन। जैसे कि अगर आपको अप्रैल 2020 में लोन लेनी हो तो आपका जो 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस था उसको 25% तक ही आपको लोन मिल सकती है। आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है लोन का वो सिर्फ 36 मंथ तक का ही हो सकता है। अब बात आती है कि किस रेट पे आपको ये लोन मिलेगी। तो आपको उस टाइम पे जो भी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट होगा और प्लस 2% उतने रेट पे आपको ये लोन मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका पीपीएफ रेट 7% है तो आपको 7 + 2 यानी कि 9% पे ये लोन मिल जाएगी। और इन केस आप ये लोन 36 मंथ्स में रिपे नहीं करते हैं तो आपको जो भी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट होगा प्लस 6% के हिसाब से लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7% है और आप लोन रिपे नहीं करते हैं तो 7 + 6 यानी कि 13% के हिसाब से आपको लोन रिपे करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 500 रुपये पर ईयर की, वो अगर हम नहीं भरते हैं तो क्या होगा। इन दैट केस आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब ये इनएक्टिव अकाउंट को रिवाइव करने के लिए आपको जितने भी साल अकाउंट इनएक्टिव रहा है उसका पर ईयर कम से कम 500 रुपीज़ भरना है और पर ईयर 50 रुपीज़ की पेनल्टी भरनी है। मान लीजिए कि आपका अकाउंट 3 साल तक इनएक्टिव रहा तो आपकी मिनिमम अमाउंट पीपीएफ की 1500 रुपये 3 साल के हिसाब से 150 रुपीज़ पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। यानी कि टोटल 1650 रुपये भरने के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट रिवाइव हो जाएगा। इन केस आप अपना पीपीएफ अकाउंट बैंक से पोस्ट ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो। और मान लीजिए कि आपका पीपीएफ अकाउंट एसबीआई की एक ब्रांच में है और उस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना हो तो भी वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट मैच्योरिटी से पहले यानी कि 15 साल से पहले क्लोज़ करवाना हो तो क्या कर सकते हो। तो आंसर है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया उसके 5 साल के अंदर क्लोज़ नहीं करवा सकते। यानी कि आपको एटलीस्ट 5 इयर्स कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ेगा। और 5 साल के बाद भी सिर्फ 2 ही सिचुएशन में आपका अकाउंट क्लोज़ हो सकता है। फर्स्ट है कि आपको कोई भी फैमिली मेम्बर हो उसकी सीरियस मेडिकल रिक्वायरमेंट है, और दूसरा ये कि अकाउंट होल्डर के हायर एजुकेशन के लिए, और उसमें भी अकाउंट क्लोज़ करवाने पर आपको 1% इंटरेस्ट डिडक्ट होगा और उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो अटैचमेंट अगेंस्ट डेट और लायबिलिटी। यानी कि इन केस अगर आप बैंक करप्ट भी हो जाते हो तब भी आपका पीपीएफ अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। यानी कि आपके कोई भी लायबिलिटी के अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट अटैच नहीं हो सकता है। इससे अकाउंट होल्डर को क्रेडिटर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। यानी कि इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पीपीएफ अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर ने नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है तो नॉमिनी को फॉर्म जी और अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा। और इन केस अगर नॉमिनेशन नहीं किया है तो जो लीगल एयर्स है उसको फॉर्म जी, डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पासबुक बैंक में सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये थे पीपीएफ के रूल्स और बेनिफिट्स।
थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।